पिछले क्लास में मैंने अमागट्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर तक, पार्शियल वॉल्यूम तक डिस्कस किया। फिर मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मिक्सचर निकालना बताए थे। रिलेटिव ह्यूमिडिटी का एक फॉर्मूला बता दी, पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर डिवाइडेड बाई वेपर प्रेशर या एक्वस टेंशन ऑफ द लिक्विड वाटर मल्टीप्लाइड बाई 100। ये सब फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं? It is the density of substance divided by density of water at 4 degrees centigrade. At 4 degrees centigrade. तो रिलेटिव डेंसिटी बेसिकली डेंसिटी अपॉन डेंसिटी होता है, मतलब इट इज अ प्योर नंबर। समझ में आ रहा? लेकिन ध्यान रखना कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज ऑलवेज 1 ग्राम पर ml, 1 ग्राम पर ml या 1 ग्राम पर सीसी। तो सीधा 1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे रिलेटिव डेंसिटी में तो वो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा। वेरी सिंपल। अगर किसी का रिलेटिव डेंसिटी 1.5 दे रखा है बिना यूनिट का, तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस सीधे ले लेना 1.5 ग्राम पर ml, सीधे 1 मल्टीप्लाई कर दिए और कुछ नहीं होता। अगला टर्म लिखो वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी is defined only for gas. Vapor density is defined only for gas. वेपर डेंसिटी सॉलिड या लिक्विड के लिए डिफाइंड नहीं होता, सिर्फ गैस के लिए डिफाइंड होता है। वेपर डेंसिटी इज बेसिकली डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस। डेंसिटी ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय द डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस, इसे हम लोग बोलते हैं वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी इज ऑल्सो अ प्योर नंबर। एक पर्टिकुलर रेफरेंस गैस के रेस्पेक्ट में हम लोग दूसरे गैस का डेंसिटी को डिफाइन करते हैं। वेपर डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस। डेंसिटी ऑफ द गैस विथ रेस्पेक्ट टू द डेंसिटी ऑफ द रेफरेंस गैस। ये मेरे ऊपर चॉइस है कि हम रेफरेंस गैस किसे ले लें। रेफरेंस गैस कैन बी टेकन एनी गैस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, इवन एयर। समझ आ रहा? लेकिन ये दोनों डेंसिटी कब मेजर होना चाहिए? एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। दोनों डेंसिटी का मेजरमेंट सेम टेम्परेचर और सेम प्रेशर पे होना चाहिए। तुम लोगों को मैं बहुत पहले बता चुका हूं, PM इज इक्वल टू रो RT, याद है? ये भी आइडियल गैस इक्वेशन ही होता है। PM इज इक्वल टू रो RT, प्रेशर इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज रो RT। रो इज डेंसिटी, यहां से डेंसिटी क्या आएगा? PM अपॉन RT। डेंसिटी क्या आएगा? PM अपॉन RT। वेपर डेंसिटी क्या आएगा? P इंटू M ऑफ द गैस डिवाइडेड बाई RT होल डिवाइडेड बाई P इंटू M ऑफ द रेफरेंस गैस डिवाइडेड बाई RT। दोनों ऊपर और नीचे P और T सेम है, बिकॉज दोनों डेंसिटी जो मेजर किया गया था डेंसिटी यही है। रो इज डेंसिटी, P by RT कट गया। Therefore, vapor density is basically molecular weight of the gas divided by molecular weight of the reference gas. मान लो तुमसे हम सवाल पूछे, कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस विथ रेस्पेक्ट टू एयर। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस SO2 विथ रेस्पेक्ट टू एयर। यहां पर रेफरेंस गैस कौन हो गया? रेफरेंस गैस एयर हो गया। मॉलिक्यूलर वेट, यहां वेपर डेंसिटी आंसर क्या आएगा? SO2 का 64, 32 और 32 और डिवाइडेड बाई 29 आंसर। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज 29। पिछले क्लास में बताए थे हम। रिमेंबर, इफ the reference gas is not given, then by default hydrogen gas is taken as reference gas
हाइड्रोजन गैस इज टेकन एज रेफरेंस गैस, और हाइड्रोजन गैस का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा 2। इसीलिए सबसे कॉमन फॉर्मूला वेपर डेंसिटी का होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। वेपर डेंसिटी इज ऑलवेज मॉलिक्यूलर वेट बाय 2। जब तक रेफरेंस गैस ना दे तब तक हमेशा मॉलिक्यूलर वेट बाय 2 लेना। हाइड्रोजन को ही हम लोग रेफरेंस गैस मानकर चलते हैं। सो वेपर डेंसिटी ऑफ द गैस इज ऑलवेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय 2। Calculate the weight of water. Calculate the weight of water present in gram per liter of air. ग्राम पर लीटर ऑफ एयर का मतलब 1 लीटर एयर में कितना ग्राम वाटर है। मॉइस्चर है, उस मॉइस्चर का मास कैलकुलेट करना है एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इफ द एयर इज 45% रिलेटिव। तो बहुत पढ़ते हैं हम लोग कह रहे आज का ह्यूमिडिटी 60% है, आज का ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, आज का ह्यूमिडिटी कम है। तो ये वही ह्यूमिडिटी है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द वाटर वेपर इन द एयर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड वाटर इनटू 100। तो सिंस आप लोग को वेपर प्रेशर का भी नॉलेज नहीं है इसलिए भी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। वेपर प्रेशर जो लोग पढ़ेंगे, वेपर प्रेशर के ऊपर लॉज ऑफ आइडियल गैस नहीं लगता, ये सब भी चीज देखेंगे।
थोड़ा बहुत आइडिया देंगे अभी हम वेपर प्रेशर से रिलेटेड। तो सबसे पहले ऐसे स्टार्ट करना सवाल को। पहला सवाल, मान लेते हैं कि ये 1 लीटर एयर है। अब इसी 1 लीटर में मुझे मास ऑफ वाटर चाहिए, मेरा आंसर तैयार है। दैट विल बिकम मास ऑफ द वाटर इन ग्राम पर लीटर ऑफ एयर। टेम्परेचर 20 डिग्री, तो टेम्परेचर इज 293 केल्विन गिवन। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर इज ऑल्सो गिवन। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 45%। ठीक है, so 45% will be equal to partial pressure of water vapor divided by vapor pressure of the pure water liquid into 100। ये तो फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर, वाटर वेपर का पार्शियल प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड वाटर इनटू 100। तो यहां से निकलेगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर, दैट विल बी 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 17.15 mmHg। पार्शियल प्रेशर पता चल गया, 17.5 है। ठीक है, मतलब इस एयर में मेरे को पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर पता चल चुका है। अब तुम खुद सोचो, एयर में तो बहुत सारे गैस होते हैं, वाटर वेपर के सामने बाकी गैस का होना या न होना कोई फर्क पड़ता है क्या? हमारे लिए बाकी गैस नहीं है। वॉल्यूम कितना है? 1 लीटर। यस और नो? पीवी सोल्टर आरटी लगा रहे हैं हम। P of the water vapor multiplied by volume will be equal to number of moles of the water vapor into R into T. P of the water vapor is 0.45 into 17.5 divided by 760 एटमॉस्फेयर। mmHg को एटमॉस्फेयर में चेंज किए, मल्टीप्लाइड बाई 1 लीटर मोल्स ऑफ वाटर वेपर। आर वैल्यू 0.082 मल्टीप्लाइड बाई टेम्परेचर 293। सॉल्व करके हम लोग मोल्स ऑफ वाटर वेपर निकाल लिए अल्फा। अरे जब मोल पता चल गया तो मास विल बी इक्वल टू 18 अल्फा। दिस इज द आंसर। 18 अल्फा ग्राम पर लीटर ऑफ एयर इज द मास। सीधा पार्शियल प्रेशर का कंसेप्ट है। ये सवाल समझने में कोई दिक्कत? ये सवाल समझने में कोई दिक्कत? क्लास में सवाल जितना भी हम करा रहे हैं उसको बिल्कुल थियरी की तरह समझना है। तुम्हारे पास ट्यूटोरियल शीट है, सॉल्व करोगे ही। कौन सा सवाल को कैसे टैकल किया जा रहा, हम बहुत टाइप का सवाल कराए हैं, टाइप्स। वो टाइप याद रखना है। जैसे पिछले क्लास में परमिएबल इम्परमिएबल मेम्ब्रेन कराए थे, तो वो एक टाइप है। अगर वो टाइप को पर्टिकुलर तरीका से आगे नहीं बढ़ोगे सॉल्व ही नहीं होगा। 2 वेसल एक साथ कनेक्टेड है थ्रू स्टॉप कॉक, वो भी एक टाइप है। कैपिलरी ट्यूब अपने आप में एक टाइप है कि नहीं है? सबको ध्यान रखना। पहला सवाल समझ में आया। सेकंड सवाल, डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर ऑफ N2 एंड O2। N2 O2 का मिक्सचर का डेंसिटी STP पे दे रखा है 1.3 ग्राम पर लीटर। कैलकुलेट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन गैस। Density of a mixture of N2 and O2 is given at STP is 1.3 gram per liter. Calculate the partial pressure of oxygen gas. अगर डेंसिटी दिया है तो कौन सा फॉर्मूला में तुम डेंसिटी आज तक देखे हो? कौन सा फॉर्मूला में डेंसिटी आता आइडियल गैस के टॉपिक में? मास बाई वॉल्यूम मत बोल। P इज इक्वल टू क्या? RT रो RT बाई M। तो सीधे बोल PM इज इक्वल टू रो RT। सब लोग पढ़े हो ना ये फॉर्मूला? PM इज इक्वल टू रो RT पढ़े हो ना? सिंपल। PM इज इक्वल टू रो RT। अगर हम डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर पुट करेंगे तो मुझे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर मिलेगा। ऑब्वियसली अ मिक्सचर ऑफ आइडियल गैस इज इटसेल्फ एन आइडियल गैस। हम लोग मिक्सचर के ऊपर PM इज इक्वल टू रो RT लगा दिए।
What is the pressure of the mixture? STP. STP पे pressure 1 atmosphere. Molecular weight of the mixture, density 1.3, R का वैल्यू 0.082, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड. नहीं, STP है. STP पे टेम्परेचर क्या होता है? 273 केल्विन. और आप लोगों को बताए थे कि PM = रो RT कैसे इस्तेमाल करना है. रो ग्राम पर लीटर में अगर है तो प्रेशर एटमॉस्फेयर में, और R का वैल्यू 0.082. यहां से निकला मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर इज 1.3 into 0.082 मल्टीप्लाइड बाई 273. और हम लोग को अच्छे से पता है कि मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द मिक्सचर इज समेशन ऑफ XI into MI. बताया था पिछले क्लास में, समेशन ऑफ XI into MI. चूंकि ये मिक्सचर सिर्फ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का है, दो ही गैस है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन. अल्टीमेटली X ऑफ ऑक्सीजन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन प्लस X ऑफ नाइट्रोजन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन. X ऑफ नाइट्रोजन विल बी 1 minus X ऑफ ऑक्सीजन इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ नाइट्रोजन. क्योंकि X of nitrogen plus X of oxygen will be equal to 1. Since the mixture has only two components, the sum of the mole fraction will be always equal to 1. सॉल्व करके सीधे निकलेगा X of O2 कितना, मान लेते हैं अल्फा. तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 विल बी मोल फ्रैक्शन ऑफ O2 इनटू टोटल प्रेशर. डाल्टन्स लॉ. पार्शियल प्रेशर इज मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर. ओके, मोल फ्रैक्शन अल्फा निकाले और टोटल प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है. आंसर. अगला सवाल बहुत ही आसान सवाल है, बिल्कुल 11वीं 12वीं लेवल का सवाल है, स्कूल लेवल क्वेश्चन. कि कंटेनर के अंदर, कंटेनर 10 लीटर का था और टेम्परेचर 25 डिग्री 298 केल्विन. उस कंटेनर में 0.2 मोल्स ऑफ मीथेन, 0.3 मोल्स ऑफ hydrogen and 0.4 moles of nitrogen is present. Then what is the total pressure and what is the partial pressures of the each gas? चलो करो तो जरा सवाल जो फटाफट. सबसे पहला काम क्या करेंगे? क्या निकालेंगे? टोटल प्रेशर. कैसे निकलेगा? T पूरे कंटेनर पे लगा देंगे. P टोटल इंटू वॉल्यूम 10 लीटर विल बी इक्वल टू टोटल मोल कितना है? 4 3 7 2 9 0.9 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर 298. निकल गया टोटल प्रेशर. और उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ मीथेन कितना? 0.2 अपॉन 0. ये मोल फ्रैक्शन हो गया. मोल्स अपॉन टोटल मोल. मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 0.3 by 0.9 into P total, and partial pressure of nitrogen is 0.4 upon 0.9 into P total. Answer.
आगे लिखिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। Graham's law of effusion and diffusion. Graham's law of effusion and diffusion. Okay. What is the effusion process? Effusion. Whenever any particular gas leaks out, from a high pressurized condition, wherever any gas leaks out from a high pressurized condition into a low pressure condition, through a very fine hole or orifice, through a very fine hole or orifice, ORIFICE, बहुत छोटे से होल को orifice भी बोला जाता है, very small hole, और orifice is called effusion process, ऐसे समझना कि मान लीजिए कंटेनर है, इस कंटेनर में एक गैस है, ये गैस का प्रेशर P1 है, बाहर का प्रेशर मान ले P2 है, P1 इज ग्रेटर देन P2, और इसमें हम एक छोटा सा छेद कर दिए, जैसे ही छोटा सा छेद करेंगे ये गैस क्या होगा, तुरंत इस होल से बाहर निकलेगा। इस लीकिंग आउट टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं effusion process. Leaking out tendency, whenever the gas leaks out from a very fine hole, from a high pressure region towards the low pressure region, that process will be called as effusion process. Now, what is a diffusion process? The mixing tendency of two gases. The mixing tendency of the two gases is called diffusion process. जैसे मान लो यहाँ पर एक गैस इधर से लिया गया, गैस 1 इधर से लिया गया, गैस 2, तुम ऑटोमेटिकली देखोगे कि ये दोनों गैस एक जगह जाकर क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्सिंग टेंडेंसी इज कॉल्ड एफ्यूजन प्रोसेस। सेंट परफ्यूम का बॉटल ओपन करके छोड़ दो कहीं कोने पे, तुम्हारे नक तक अपने आप वो सुगंध पहुंच जाता है, अपने आप। इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इट इज अ डिफ्यूजन प्रोसेस। वो डिफ्यूज कर रहा है, वो मिक्स कर रहा है। मिक्सिंग इज ऑल्सो अ नेचुरल टेंडेंसी। आगे थर्मोडायनामिक्स में पढ़ोगे, मिक्सिंग में एंट्रोपी बढ़ता है, इसलिए मिक्सिंग होती है। इट इज अ स्पॉन्टेनियस, आपको कुछ नहीं करना है, ये अपने आप उसका टेंडेंसी है गैस का। दैट इज अ मिक्सिंग प्रोसेस। ऐसे सोच, जितना गैस लीक किया उतना ही गैस मिक्स किया बाहर। इसीलिए एफ्यूजन और डिफ्यूजन के ऊपर लॉ है। एफ्यूजन बोल या डिफ्यूजन बोल, जो गैस लीक किया वो डिफ्यूज किया है कि नहीं। अगर 1 मोल गैस 1 मिनट में लीक किया तो हम बोलेंगे वही 1 मिनट में 1 मोल गैस मिक्स भी किया है। Therefore, the rate of effusion is always equal to the rate of diffusion. Note कर लो, rate of effusion is always equal to the rate of diffusion. Rate of effusion is basically equal to the rate of diffusion.
रेट ऑफ एफ्यूजन विल बी बेसिकली इक्वल टू द रेट ऑफ डिफ्यूजन, क्योंकि जितना गैस लीक आउट हुआ है उतना ही गैस मिक्स भी हुआ है. मिक्सिंग टेंडेंसी इज कॉल्ड डिफ्यूजन एंड लीकिंग आउट टेंडेंसी इज कॉल्ड एफ्यूजन. नाउ हाँ 100%. Graham's law is valid at a constant temperature. अब एक बात देखो, बेसिकली the tendency for a gas to effuse or diffuse is directly proportional to the partial pressure difference between the container and atmosphere. Partial pressure difference between the container and atmosphere. Between the container लिखने में थोड़ा अटपटा लग रहा है. Is directly proportional to the partial pressure difference of the gas between the container and the atmosphere. ऐसे समझना. मान लो कि हम यहां पर कंटेनर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और नाइट्रोजन गैस लिए. ठीक है, कुछ प्रेशर P पे, ये भी P1 पे लिया गया, ये भी P2 पे लिया गया पार्शियल प्रेशर. एक लीक बना दिए. यहां पे है एटमॉस्फियर, यहां पर है एटमॉस्फियर. या ऐसे कर, हम एक ही गैस लेके समझाना चाह रहे. मान लो कि हम इस कंटेनर में लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस एट अ 0.5 एटमॉस्फियर प्रेशर और बाहर एटमॉस्फियर एंड एटमॉस्फियर इज ऑलवेज एट अ प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फियर. अगर हम एक पिन होल बना दिए तो क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा कि नहीं आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा कि नहीं आएगा? 100% आएगा. सेंटेंस पर द टेंडेंसी ऑफ द गैस to effuse out or get diffused is directly proportional to the partial pressure difference of the gas between the container and the atmosphere. ये जो पिन होल बनाए ना, अगर हम यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड को देख रहे हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड लीक करेगा कि नहीं लीक करेगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बाहर, उन दोनों के वैल्यू के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा. ऑब्वियस सी बात है कि एटमॉस्फेयर में ज्यादातर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है. कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ तो 0.2, 0.3% होता है. क्या बाहर में एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 0.5 होगा? क्या एटमॉस्फेयर आधा कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है? नहीं. डेफिनेटली द पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड विल बी मच लेस देन 0.5. यस और नो? सिर्फ उसी गैस का पार्शियल प्रेशर का डिफरेंस, ये नहीं कि टोटल प्रेशर, ये नहीं कि यहाँ एटमॉस्फेयर 1 एटमॉस्फेयर और यहाँ पर है 0.5 इसलिए ये लीक नहीं करेगा. यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का 0.5 है और हो सकता है बाहर में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाए 0.001 एटमॉस्फेयर, ये लीक करेगा. अब देख क्या क्या होगा. ये तो लीक करेगा ही करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा ही आएगा 100%. और दूसरी बात, चूंकि अंदर नाइट्रोजन नहीं है, अंदर ऑक्सीजन नहीं है, एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी अंदर घुसना शुरू कर देगा.
क्योंकि यहां पे नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कुछ है, ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर कुछ है। अंदर तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन था ही नहीं, बाहर से अंदर और अंदर से बाहर गैस का लीकेज कॉन्टिन्यूअस होता है। अंदर जाएगा कौन? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और बाहर कौन आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्यक्रम कब तक चलेगा? जब तक कि उनके पार्शियल प्रेशर हर जगह बराबर ना हो जाए। मान ले कि इस कंटेनर के अंदर एक परफ्यूम गैसियस परफ्यूम है, गैसियस परफ्यूम है, लिक्विड नहीं है, गैसियस परफ्यूम है। हम इस कंटेनर को खोल दिए तो इसमें भी तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर आ गया। आ नहीं गया क्या? ये भी तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर वाला हो गया। तुम यहां पे खड़े हो, तुमको ये गंध मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो क्या कारण है मिलेगा? नहीं, फ्यूजन या डिफ्यूजन दोनों बोल सकते हैं। क्या कारण है कि मिलेगा? कि यहाँ पे परफ्यूम का, गैसियस परफ्यूम का जो प्रेशर है वो ज्यादा है और एटमॉस्फेयर में परफ्यूम बिल्कुल नहीं है, तो वहां पार्शियल प्रेशर 0 है। उस डिफरेंस के कारण ये बाहर लीक करना या बाहर मिक्स करने का टेंडेंसी इसका हो जाएगा। समझ में आ रहा? क्लियर है? ऐसे सोच, परफ्यूम छोड़, 1 एटमॉस्फेयर पे अमोनिया लिए थे, 1 एटमॉस्फेयर के कंटेनर में। अमोनिया पंजेंट स्मेल का होता है। तुम दूर खड़े हो, तुम भी 1 एटमॉस्फेयर पे ही हो। ढक्कन खोल दो, अमोनिया पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा तुम्हारे तक? 100% पहुंचेगा। तो जिस गैस का लीक के बारे में बात कर रहे हैं ना, उस गैस का पार्शियल प्रेशर कंटेनर में और बाहर उसके डिफरेंस पे डिपेंड करता है उसका लीकेज। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? टोटल प्रेशर पे नहीं, उस गैस के पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है। चलो, अगर ये बात अगर समझ में आ गया है तो एक पोरस कंटेनर या पोरस बलून। पोरस बलून मतलब क्या? गैस अंदर बाहर जा सकता है ना। कंटेनिंग CO2 ओके, say at 1 atmosphere and a very large container containing CO2 at 1 atmosphere। ठीक, इस बलून को पूरा हाइपोथेटिकल मानना, इस बलून को सीधे इस कंटेनर के अंदर लाके फिट कर रख के ढक्कन बंद कर दिया गया। इस बलून को इस कंटेनर के अंदर लाकर ढक्कन बंद कर दिया गया। बताओ, बलून का साइज रिमेन सेम, इट विल डिक्रीज और इट विल इंक्रीज? हाँ सर, बलून का साइज विल रिमेन सेम, डिक्रीज और इट विल इंक्रीज? सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? कि सर अंदर भी 1 एटमॉस्फेयर, बाहर भी 1 एटमॉस्फेयर। इसके अंदर इतना बड़ा बलून ला के बंद करोगे तो क्या इसका 1 एटमॉस्फेयर रह पाएगा अल्टीमेट? सेम रहेगा। साइज का बात हटा, पहले हम ये पूछ रहे हैं इतने बड़े कंटेनर में जो गैस 1 एटमॉस्फेयर पे था, इतना बड़ा कोई ऑब्जेक्ट ला के वहां अंदर डाल दिए और ढक्कन बंद कर दिए, तो क्या अभी भी ये 1 एटमॉस्फेयर रहेगा? उस गैस का वॉल्यूम घटा कि नहीं घटा? उस गैस का वॉल्यूम ऑक्यूपाइड घटा कि नहीं घटा? और वॉल्यूम ऑक्यूपाइड घट गया मतलब कि ये 1 एटमॉस्फेयर से तुरंत क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। सेम चीज है, अगर बलून को लाए हो अंदर अगर बलून को लाए हो तो जो ये गैस पहले से एग्जिस्टिंग था उसके लिए वॉल्यूम तो घट गया ना। पहले पूरा कंटेनर का वॉल्यूम में 1 एटमॉस्फेयर था, अब तो ये ऑक्यूपाई कर गया जगह, इसका प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अगर प्रेशर बढ़ गया 1 एटमॉस्फेयर से, अंदर 1 एटमॉस्फेयर है, गैस किधर जाएगा? इसके अंदर जाएगा एंड इट विल गेट लार्ज। इज इट क्लियर? तो बड़ा ध्यान से ऐसे ऐसे सवालों का जवाब देना है।
बस क्या देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस, बाहर और अंदर। समझ में आ रहा? बलून पोरस नहीं रहता तो बलून ही रहता, और गैस गैस ही रहता, यहां प्रेशर बढ़ जाता, बस यही बोलते हैं और कुछ नहीं। बलून अगर पोरस नहीं है मतलब ना इसका गैस इधर जाएगा ना इसका गैस अंदर जाएगा। एक तरह का वही बात हो गया कि एक कंटेनर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस था 1 एटमॉस्फेयर पे, उसमें कोई ऑब्जेक्ट ठूस के बंद कर दिए। तो बस हम इतना ही बोल सकते हैं कि यार जो ये गैस जो पहले से मौजूद था उसकी प्रेशर बढ़ जाएगी, बस उसके बाद कुछ नहीं। लेकिन पोरस है बलून तो गैस का लेन देन हो सकता है। समझ में आ रहा? तो तुमको हम ये प्रैक्टिकल सिचुएशन बताए, ठीक है। ग्राहम्स लॉ में एक एजम्पशन ये है कि ऑलवेज इट इज assumed that the effusion is happening into vacuum। ग्राहम्स लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसमें एक दो एजम्पशन है। पहला एजम्पशन ये है कि हम लोग बाहर क्या मान के चल रहे, वैक्यूम, और इसके अंदर एक गैस है, पिन होल बनाए। ऑब्वियसली तुम कोई भी गैस लोगे वो लीक आउट करेगा ही करेगा, क्योंकि बाहर कोई गैस नहीं है तो वहां पे कोई प्रेशर तो है नहीं, प्रेशर तो जीरो है बाहर का। सो ग्राहम्स लॉ ऑफ फ्यूजन एंड डिफ्यूजन जो हम लोग स्टडी करते हैं, इट इज ऑलवेज स्टडीड assuming that the expansion, assuming that the leakage is happening into vacuum। Clear? Okay. Now, rate of effusion or diffusion is directly proportional to the velocity of the molecule। और कोई कारण नहीं। अगर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, अगर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी बहुत ज्यादा है तो उसका लीक आउट टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा होगा, वो लीक भी ज्यादा करेगा। और अगर एक मॉलिक्यूल का वेलोसिटी कम है तो उसका लीक करने का टेंडेंसी भी कम होगा। मान लो इसमें गैस 1 है और गैस 2 है। गैस 1 का मॉलिक्यूल बहुत तेज वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लेकिन गैस 2 का मॉलिक्यूल कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किसका लीक आउट होने का टेंडेंसी ज्यादा होगा? गैस 1 वाले। या गैस 1 यहां पर था, गैस 2 यहां पर था, दोनों एक तरफ एक दूसरे के मूव कर रहे हैं। गैस 1 का मूवमेंट फास्ट, गैस 2 का मूवमेंट स्लो, तो किसका डिफ्यूज होने का टेंडेंसी ज्यादा है? कौन सा गैस जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेगा? गैस 1 जल्दी जल्दी डिफ्यूज करेगा। The rate of effusion or diffusion is first of all directly proportional to the velocity of the molecule. Remember, at same temperature, the two gases always have same काइनेटिक एनर्जी। ये हम प्रूफ करेंगे आगे, बस इसी टॉपिक के बाद, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में, कि अगर टेम्परेचर सेम रहता है तो आइडियल गैस का काइनेटिक एनर्जी, कोई भी आइडियल गैस हो उसका काइनेटिक एनर्जी भी सेम रहता है, एंड दैट एनर्जी इज ऑलवेज 3/2 kT। प्रूफ करेंगे 3/2 K into T, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर सेम, काइनेटिक एनर्जी सेम। अगर सेम टेम्परेचर पे दो अलग अलग गैस को लिया गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट गैस विल बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सेकंड गैस। What is the kinetic energy of the first gas? Half m1 v1 square. What is the kinetic energy of the second gas? Half m2 v2 square. Yes or no? half कट गया, v1 square by v2 square will be equal to m2 upon m1। ये क्या है? मास ऑफ द मॉलिक्यूल। मास ऑफ द मॉलिक्यूल v1 upon v2 will be equal to under root of m2 upon m1। And what is V1 by V2? It will be R1 by R2, because rate is directly proportional to velocity. R is proportional to V. Therefore, R1 by R2 can be written as under root of M2 upon
व्हाट इज M2? मास ऑफ अ मॉलिक्यूल। और मास ऑफ अ मॉलिक्यूल किससे रिलेटेड होता है? मॉलिक्यूलर वेट से। लेट कैपिटल M इज मॉलिक्यूलर वेट। अरे यहां पे ऊपर अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दे, नीचे अवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई कर दे, मॉलिक्यूलर वेट बन जाएगा। एक मोल मॉलिक्यूल का वजन कितना? मॉलिक्यूलर वेट √M2/M1। तो हमारे पास रिलेशन क्या आया? R1/R2 इज √M2/M1, या इन जनरल हम लोग बोल सकते हैं R इज प्रोपोर्शनल टू √M। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट। जो मॉलिक्यूल जितना ज्यादा भारी उसका मूवमेंट स्लो, उसका रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन भी स्लो। अब लिखो ग्राहम्स लॉ ने क्या बोला। वाले में एग्जाम्पल में गैस की जो वेलोसिटी बताता है, हाँ, तो सबसे पहले गैस पर लीक पहले होगा। पहले बात का बात नहीं है, दोनों इकट्ठे लीक कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन लीक कर रहा है, कम कौन लीक कर रहा है। ऐसा नहीं कि पहले, अब यहां जो होल है वो क्या पहले 1 और को अलाउ करेगा फिर 2 को अलाउ करेगा, ऐसा थोड़ी है। 1 और 2 दोनों को अलाउ किए हुए, लेकिन 1 ज्यादा निकल रहा है और 2 कम निकल रहा है। रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन, रेट ऑफ एफ्यूजन डिफ्यूजन। Graham's law, it states that at a constant temperature and constant pressure, at a constant temperature and constant pressure, at a constant temperature and constant pressure, the rate of effusion or diffusion, the rate of effusion or diffusion of any gas, the rate of effusion or diffusion of any gas is inversely proportional to the square root of its density, square root of its density. Rate of effusion or diffusion of any ideal gas is inversely proportional to the square root of density. ये कब है? लेकिन टेम्परेचर सेम एंड प्रेशर सेम। देखिए आप लोग जानते हैं कि Pm = ρRT। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो मॉलिक्यूलर वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। तो सेम टेम्परेचर सेम प्रेशर पे रेट के लिए ग्राहम्स लॉ बोला इट इज स्क्वायर रूट, रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और चूंकि हमको पता है कि ऐसा कंडीशन पे डेंसिटी मॉलिक्यूलर वेट का प्रोपोर्शनल हो गया, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि रेट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। जो मैंने वहां डिराइव किया वही चीज ग्राहम्स लॉ ने बोला, उसी तरीके से कंक्लूजन निकाला। क्लियर? नाउ गैस लीक कहां कर रहा है? वैक्यूम। बाहर का प्रेशर 0 है ना, तो ऑब्वियस सी बात है कि गैस का प्रेशर जितना ज्यादा करोगे वो उतना ज्यादा लीक करेगा। गैस का प्रेशर जितना ज्यादा करोगे वो उतना ज्यादा लीक करेगा। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर रेट is directly proportional to the pressure of the gas. Rate is directly proportional to the pressure of the gas. Rate is also inversely proportional to the molecular weight of the gas. दोनों को कंबाइन कर दिए तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P/√M। ये है जनरल इक्वेशन। और ग्राहम्स लॉ ने बोल दिया कि अगर प्रेशर भी कांस्टेंट कर दो, तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो ये भी हट गया, तो ये बच जाएगा। लेकिन अगर हम सिर्फ टेम्परेचर कांस्टेंट माने
तो रेट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन अंडर रूट ऑफ M. एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है रेट का, रेट इज इक्वल टू P इंटू A अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई MRT. अब इसका डेरिवेशन जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला भी वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो, एक बहुत ही फेमस बुक में दिया हुआ है. रेट ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन इज P इंटू A अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 पाई MRT. ए क्या है? एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द ऑरिफिस. जो ऑरिफिस बनाओगे उसका एरिया. मॉलिक्यूलर वेट R, टेम्परेचर. तो जब टेम्परेचर को कांस्टेंट बोल दिए और एरिया ऑफ द ऑरिफिस तो कांस्टेंट होगा ही होगा, तो A कांस्टेंट, T कांस्टेंट, R 2 पाई, यही बचेगा ना. सारे कांस्टेंट घटाओगे तो यहां से यही मिलेगा ना. खैर, रेट ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P अपॉन रूट M. एक कंटेनर में दो गैस लिए गए, G1 और G2. G1 का पार्शियल प्रेशर P1, तो G2 का पार्शियल प्रेशर P2. और इसमें एक ओरिफिस बनाया गया, तो G1 के निकलने का रेट R1 विल बी प्रोपोर्शनल टू P1 अपॉन रूट ऑफ M1. G2 के निकलने का रेट जो होगा वो R2 प्रोपोर्शनल टू P2 अपॉन अंडर रूट ऑफ M2. Therefore, dividing both of them, R1 by R2 will be equal to P1 by P2 under root of M2 by M1. मात्र यही एक फॉर्मूला है इस पूरे टॉपिक में कि अगर दो गैस को लिया गया और बना दिया गया, तो द रेशियो ऑफ द रेट ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन इज इक्वल टू P1 by P2 अंडर रूट ऑफ M2 by M1. P1 क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस 1, और P2 क्या था? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस 2. ध्यान रहे, गैस 1 के सामने गैस 2 का होना या ना होना कोई मैटर नहीं करता. कोई मैटर करेगा क्या? तुम खुद सोचो कि हम दोनों को अलग अलग कंटेनर में लिए होते, यहां गैस 1 लिए होते एट अ प्रेशर, गैस 1 लिए होते एट अ प्रेशर P1, गैस 2 लिए होते एट अ प्रेशर P2. दोनों को अकेले लिए, लेकिन दोनों का प्रेशर सेम है और ओरिफिस बना है. यहां भी लिखते हैं आप R1 इज P1 अपॉन रूट ऑफ M1. यहां R2 लिखते हैं आप P2 अपॉन रूट ऑफ M2. यहां भी आपका R1 by R2 आता, P1 by P2 अंडर रूट ऑफ M2 अपॉन M1. तो यार गैस अलग अलग लिया जाए या गैस को मिक्सचर में लिया जाए, उसका रेट ऑफ लीकेज सिर्फ उसके प्रेशर पे और उसके मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड करता है. मॉलिक्यूलर वेट तो हमेशा कांस्टेंट है. अगर उसको मिक्सचर में भी उतने ही प्रेशर पे लोगे या अकेले भी उतने ही प्रेशर पे लोगे, तो रेट ऑफ लीकेज, रेट ऑफ एफ्यूजन या डिफ्यूजन उसका सेम ही ऑब्जर्व होगा. So R1 by R2 is always equal to P1 by P2 under root of M2 by M1. क्लियर है? क्लियर है? Now, basically what is rate? राइट हैंड साइड तो तैयार हो गया, अब हम रेट को डिफाइन कर रहे हैं. व्हाट इज रेट ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन? इट इज बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस लीक्ड आउट और डिफ्यूज्ड per unit time.
अगर T टाइम में n मोल अगर लीक किया है तो रेट होगा n/T। अगर किसी गैस का T टाइम में n मोल लीक आउट हुआ है तो ऑब्वियसली n मोल मिक्स भी हुआ होगा बाहर। तो n मोल अगर T टाइम में लीक किया है तो रेट क्या है? फर्स्ट डेफिनेशन रेट का क्या है? नंबर ऑफ मोल्स लीक आउट पर यूनिट टाइम, n/T। क्लियर? क्लियर? तो ठीक है यार। तो R1/R2 तो फिर हम लिख सकते हैं N1/T1 डिवाइडेड बाई N2/T2। समझ में आ रहा? कंटेनर के बाहर का सीन क्या है? बाहर तो प्रेशर कांस्टेंट है, बाहर टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और अगर बाहर प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हमें पता है PV = nRT। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस। Yes or no? Therefore, rate R can also be written in terms of volume of the gas leaked out in a unit time T, क्योंकि मोल और वॉल्यूम दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मोल और वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अरे n/T जो है अगर वो प्रोपोर्शनल टू V/T है ना, ऐसे समझेंगे ना कि n/T इज प्रोपोर्शनल टू V/T, बिकॉज P and T आर कांस्टेंट आउटसाइड। यस और नो? इसलिए R1/R2 अब हो जाएगा V1/T1 अपॉन V2/T2, where V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस विच हैज लीक्ड आउट इन अ टाइम T1। V2 क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस टू लीक्ड आउट इन अ टाइम T2। तो R1/R2 कैन ऑल्सो बी रिटन एज V1/T1 डिवाइडेड बाई V2/T2। एक और चीज देखो, मान लो इस कंटेनर में कोई एक गैस था, इस गैस का टोटल मोल्स था N1 और उसका प्रेशर था P1, टेम्परेचर T था। फाइन होल बना दिए। T समय के बाद उस कंटेनर का सिचुएशन हो गया कि मोल्स बच गए N2, प्रेशर हो गया गैस का P2 और कुछ गैस बचा हुआ, टेम्परेचर अभी भी T। तो T टाइम पे कुछ मोल्स ऑफ गैस लीक कर गया ना उस कंटेनर से। खैर, टेम्परेचर सेम, कंटेनर का वॉल्यूम भी सेम। तो अगर PV = nRT में टेम्परेचर सेम, वॉल्यूम सेम, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n। Yes or no? तो हम यहां लिख सकते हैं कि P1 विल बी प्रोपोर्शनल टू N1, यहां लिख सकते हैं P2 विल बी प्रोपोर्शनल टू N2। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दे तो आएगा N1 माइनस N2 प्रोपोर्शनल टू P1 माइनस P2। ये कैसे लिख रहे, समझ में आ रहा है? नाउ व्हाट इज N1 माइनस N2? मोल्स लीक्ड
आउट मतलब n, जो n वाली है ना, t टाइम में n मोल लिख किया तो ये वही है, t टाइम में n मोल लिख किया तो जो n मोल लिख किया वो किसके बराबर है? प्रोपोर्शनल है। प्रेशर ड्रॉप, प्रेशर, एक एटमॉस्फेयर प्रेशर था 0.8 हो गया तो 1 माइनस 0.8, 0.2 क्या है? ड्रॉप इन द प्रेशर। देयरफॉर रेट R can be written in terms of pressure drop per unit time, क्योंकि N by T या प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P by T भी हो गया तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P1 by T1 अपॉन डेल्टा P2 by T2। अब देख लो कितने टाइप के सवाल बनेंगे। सवाल मोल में भी बनता है, सवाल वॉल्यूम में भी बनता है, सवाल प्रेशर ड्रॉप में भी बनता है। और एक तो तुम लोग जानते ही हो कि R1 by R2 वेलोसिटी 1 अपॉन वेलोसिटी 2। And what is velocity? Distance covered in time t1 upon distance covered in time t2. d1 by t1 divided by d2 by t2। इसमें velocity 1 by velocity 2, r1 by r2, velocity 1 by velocity 2, तो d1 by t1 divided by d2 by t2। but d क्या? distance covered in time t, that is velocity। इसे सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग बनता है। जैसे यहां से मैंने लाफिंग गैस छोड़ा, पीछे से किसी ने टीयर गैस छोड़ दिया, कौन से बच्चे को रोना और हंसना एक साथ लगेगा? समझ आ रहा है? लाफिंग गैस ट्रैवल कर रहा है, उधर से टीयर गैस ट्रैवल कर रहा है, दोनों का वेलोसिटी बराबर तो नहीं है। कोई ना कोई एक स्टूडेंट ऐसा होगा जिसको लाफिंग गैस भी मिलेगा और उसी में टीयर गैस भी मिल जाएगा। तो विच स्टूडेंट विल फील टू लाफ एंड क्राई बोथ एट द सेम टाइम? conclusion is R1 by R2 is basically N1 by T1 upon N2 by T2, V1 by T1 upon V2 by T2, delta P1 by T1 upon delta P2 by T2, D1 by T1 upon D2 by T2। सबके साथ फाइनली P1 by P2 अंडर रूट ऑफ M2 by अब हम एक और लास्ट फॉर्मूला बताएंगे और उसके बाद फिर हम लोग सवाल में चले जाएंगे। फॉर्मूला वो है कि अगर हम R1 by R2 को लिखें M1 by T1 और M2 by T2, मास ऑफ द गैस लीक्ड आउट पर यूनिट टाइम। ये ओरिजिनल डेफिनेशन नहीं है, हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं अपॉन R1 by R2 को इसके फॉर्म में। तो मेरा राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या होगा? इफ R1 by R2 is M1 by T1, M2 by T2, then what is further this will be equal to? हमारा बेसिक इक्वेशन क्या है? N1 by N2 into T2 by T1 is equal to P1 by P2 under root of M2 by M1। पहला वाला इस्तेमाल किया हम। N1 by T1 divided by N2 by T2 क्या है? P1 by P2 under root of M2 by M1। उसी को ऐसे लिख दीजिए। ये क्या? मोल्स लीक्ड आउट। What will be moles leaked out? मोल क्या होता है? मास leaked out upon molecular weight divided by moles leaked out M2 divided by molecular weight। और यहां पर T2 और T1 तो है, मतलब M1 by M2 into T2 by T1 into M2 by M1 will be equal to P1 by P2 under root of M2 by M1। root M2 will cancel this by root M2। root M1 will cancel M1 by root M1।
फिर से M1 M2 को भेज दे उस तरफ, और ये क्या बन गया? ये बन गया M1/T1 M2/T2, M1 इधर गया, M2 इधर आ गया, P1/P2 अंडर रूट ऑफ, बस यही चेंज हो जाता है। अगर हम रेट को मास लिफ्ट आउट पर यूनिट टाइम में लिखेंगे तो ये P1/P2 अंडर रूट ऑफ M1/M2 हो जाएगा। क्या? हाँ, स्मॉल एम मास लीक्ड आउट इन अ टाइम t है, M/T रेट है। अगले क्लास में हम लोग बलून भी उड़ाएंगे, हॉट एयर बलून। 3 टाइप के बलून होते, पढ़ेंगे 3 टाइप। जो कॉमन जो हम लोग देखते हैं जिसमें बर्नर होता है वही हॉट एयर बलून होता है, बाकी क्लोज्ड बलून भी होता है। बहुत सिंपल, अगेन 11वीं 12वीं टाइप का सवाल है ये, IIT-JEE लेवल का सवाल हम अगले क्लास में कराएंगे। 1 मोल N2, जो बोलते गया वो लिखते जा। N2 को गैस 1 माने और अननोन को गैस 2 माने। N1 बोला 1, T1 बोला 38 सेकेंड और प्रेशर P1 बोल दिया 0.8। समझ क्या लिखा हुआ है? 1 मोल N2 गैस 0.8 एटमॉस्फेयर पे, इट टेक्स 38 सेकेंड टू डिफ्यूज आउट ऑफ अ होल। समझ में? Whereas 1 mole, again N2 unknown gas at a pressure P2 1.6 atmosphere, that gas takes 57 seconds for leakage. Then what is the molecular weight? N1/T1 divided by N2/T2 is P1/P2 formula. 1/38 divided by 1/57 will be equal to P1 by P2 अंडर रूट M2 नहीं पता, लेकिन M1 28 नाइट्रोजन का पता है, सॉल्व करके M2 निकाले आंसर। अगला फॉर्मूला वॉल्यूम वाला, 32 ml ऑफ हाइड्रोजन, V1 32 ml, टाइम T1 1 मिनट। What volume of CO2? V2 पूछ रहा, इन अ टाइम T2 द सेम 1 मिनट।
अंडर द सेम कंडीशन, अंडर द सेम कंडीशन मतलब दोनों का प्रेशर सेम होना चाहिए। दोनों का प्रेशर अगर सेम है तो P1 by P2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? V1 by T1 अपॉन V2 by T2 इक्वल टू P1 by P2 कट गया अंडर रूट ऑफ M2 CO2 44 M1 हाइड्रोजन 2 सॉल्व करके V2 निकाल लेंगे आंसर। क्लियर? समझ आ रहा है? डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल। ठीक, चलो थैंक यू। अगले क्लास में पढ़ेंगे।